अगर आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपको मिलेंगे कि कौन कौन है, तो कार्बोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए ठीक है, तो इसमें कौन है, वो है लैक्टोज। कौन है वो, लैक्टोज, ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर ऐसे डीएनए में थाइमीन दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस क्षार से जुड़ा होता है। देखिए डीएनए में जो थाइमीन होता है इसको समझेंगे हम लोग। एक्चुअली होता क्या है कि एडेनिन जो है थाइमीन से जुड़ता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये नाइट्रोजन के क्षार है। नाइट्रोजन के क्षार जो होते हैं वो कुल मिला के नाइट्रोजन के क्षार कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन के क्षार आपके 1, 2, 3, 4 और 5 होते हैं। एक होते हैं एडेनिन, एक होते हैं गुआनिन, एक होते हैं थाइमीन, एक होते हैं साइटोसिन, एक होता है यूरासिल। ये 5 होते हैं। अब इसमें से भी एक चीज़ क्या होती है, ये जो नाइट्रोजन के क्षार होते हैं ये क्या होते हैं, डबल संरचना के होते हैं। इस तरह से एक होते हैं डबल संरचना के और एक होते हैं सिंगल संरचना के, ठीक है। एक होते हैं इस तरह के और एक होते हैं इस तरह के, ऐसे करके सिंगल। तो कौन डबल वाले हैं और कौन सिंगल वाले हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछता है। सिंगल वाले को हम लोग बोलते हैं प्यूरीन। क्या बोलते हैं, प्यूरीन। और जो डबल वाले होते हैं, सॉरी, ये जो सिंगल वाले होते हैं उसको बोलते हैं पिरीमिडीन। इसको बोलते हैं पिरीमिडीन। और जो डबल वाले होते हैं उसको बोलते हैं प्यूरीन। क्या बोलते हैं, प्यूरीन। तो आप याद रखिएगा कि शादी होने के बाद प्यूरीन मतलब प्यार, ठीक है। तो शादी होने के बाद क्या बोलते हैं, एजी। क्या बोलते हैं, एजी। मतलब एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरीन है। और पिरीमिडीन में जो होता है वो अकेला होता है, उसको बोलते हैं कट। कट मतलब पिरीमिडीन। इसमें सिंगल है। क्या है इसमें, सिंगल। तो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अब एक चीज़ और क्या है कि बॉन्ड्स की बात होती है कि किसमें कितना बॉन्ड्स होते हैं। अब देखिए आप इसको सी लिखिए, आप इसको सी को अगर हम बनाना चाहें तो क्या सी जी बन जाएगा, सी जी बन जाएगा। तो इसी का संबंध किससे है, जी से, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ए का संबंध किससे है, टी से है। ए का संबंध किससे है, टी से है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है, ठीक। हम लोग को इतना ध्यान में रखना है कि ए का संबंध किससे है, टी से है। चलिए अब क्या होता है कि ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे सर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे परीक्षा में आएगा कि साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, थाइमीन के पास कौन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए एक दूसरा चीज़ और क्या है कि ये तो बॉन्ड है ही, याद कैसे रखें, तो पहले 2 बॉन्ड होगा तब ना ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो पहले ए होगा तब ना सी होगा, ठीक। तो ए वाले के साथ कौन आएगा, डबल बॉन्ड। सी वाले के साथ कौन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे भी देखिए, पहले ए तो डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा सी और जी, तो वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2 और 3 इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। चलिए तो एडेनिन का संबंध किससे है, एडेनिन का संबंध है थाइमीन के साथ, ठीक। साइटोसिन का संबंध किससे है, गुआनिन के साथ। थाइमीन का संबंध किससे है, यूरासिल के साथ। गुआनिन का संबंध किसके है, साइटोसिन के साथ। तो आपका है कि थाइमीन के 2 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ते हैं, तो थाइमीन का है। थाइमीन का किससे है, थाइमीन एडेनिन हो जाएगा यहाँ पे। थाइमीन का संबंध किसके साथ है भाई, थाइमीन का संबंध कहाँ है, एडेनिन, यही है ना। थाइमीन का संबंध क्या है भाई, एडेनिन। तो ये हो जाएगा ए नंबर आपका आंसर। चलिए अब यहाँ पे कि एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो ये एडिनोसिन है, आप यहाँ पे देखिए, ये लिखिए एडिनोसिन। आप जैसे ही सीन देखेंगे आप समझ जाइएगा, स से सीन, स से सुगर। स से सीन क्या होता है, स से सुगर। आपको अगर सीन मिल जाए, क्या मिल जाए, सीन मिल जाए, तो आप याद रखिएगा कि एडिनोसिन मतलब शुगर की बात कर रहा है। और यहाँ पे भी सीन है और यहाँ पे भी क्या है, साइड है। मतलब न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है, एडिनोसिन। तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या चीज़ होते हैं, तो एक होता है नाइट्रोजन के क्षार, नाइट्रोजन के क्षार होता है। और दूसरा क्या होता है, इसमें शुगर होता है। क्या होता है, शुगर। तो आपको याद रखना, अगर नाइट्रोजन के क्षार और शुगर हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब लिखा है न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन के क्षार होंगे, इसमें नाइट्रोजन के क्षार,
और क्या होंगे इसमें? तो सर इसमें होंगे शुगर, और क्या होंगे इसमें? दोनों में देखिए सेम सेम हो गया। एक चीज़ बस और इसमें है फॉस्फेट। क्या है इसमें? फॉस्फेट। तो इसका मतलब आपकी परीक्षा में हम इतना को क्या लिख सकते हैं? हमने जानते हैं सर इतना को क्या लिखा जा सकता है? हम इतना को लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो अगर एग्जाम में आपको बोले कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या होता है? तो आप याद रखना न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन के क्षार और शुगर। ऐसे भी प्रश्न वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न, प्यूरिन क्या है? तो प्यूरिन की याद रखना एजी मतलब हम लोग शादी विवाह के बाद होता है ना एजी, तो ये प्यार की भाषा है एजी। तो प्यूरिन क्या है? एजी। ये हमेशा जोड़ा में होता है। किसमें होता है? जोड़ा में, है ना। एडेनिन और गुआनिन दोनों के डबल फिगर होंगे। लेकिन पिरिमिडिन कौन कौन है? CUT कट मतलब कौन कौन होगा? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा हम लोग देखते क्या है, निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन क्षार नहीं है? देखिए सिंपल सा बात, हमने अभी पिरिमिडीन के लिए एक ट्रिक देखा, CUT कट। आप देखिए तो जो होंगे वो नहीं है। यूरासिल है क्या इसमें? यू है तो होगा। साइटोसिन है, हाँ है। थाइमिन है, लेकिन गुआनिन नहीं है CUT में, तो यही आंसर है इसका। कौन होगा? D नंबर होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में शर्करा में सबसे मीठा कौन है? देखिए सबसे जो मीठा है होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। ये फलों से प्राप्त, ये फ्रुक्टोज जो होता है आप जानते हैं नाम उसका। ठीक है, जो मधुमक्खी होता है ना, मध जो वहाँ से है ना, मधुमक्खी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का जो मध होता है ना, शहद जिसको बोलते हैं, शहद में क्या रहता है? यही रहता है फ्रुक्टोज। ये सबसे मीठा है, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब है एंजाइम। देखिए एंजाइम क्या है? एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितने भी एंजाइम है तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, पहले ई तब ना पी होगा। तो जितने भी एंजाइम हैं वो कौन होंगे? प्रोटीन लगे, क्योंकि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो ई के बाद ना पी होगा, पहले ई तब पी। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। याद रखेंगे। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका होगा प्रोटीन। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। किस अनुपात में होता है? 1:2:1 में होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट। लिपिड क्या होता है? तो हम लोग को याद रखना है लिपिड वसा होते हैं, है ना। जो जटिल वसा होता है उसी को लिपिड्स बोलते हैं। जो जटिल वसा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिपिड। तो आप जानते हैं कोशिका का भित्ति, जो कोशिका भित्ति होता है, जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है ना, कोशिका भित्ति जो क्या होता है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो आप याद रखिए कि कोशिका भित्ति एक जटिल वसा का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं उसको? लिपिड। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है? लिपिड का बना होता है। अच्छा, प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड। किसके बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड किसके बने होते हैं? इसमें होता है NH2 एमाइड और एक होता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करता है, क्या कहता है? उसको हम लोग कहते हैं, याद रखें, मोनो का मतलब हो अकेला, जैसे ग्लूकोज, जैसे क्या हुआ? ग्लूकोज, है ना। ये मोनोसेक्राइड है, मतलब अकेले हैं। डाइसेक्राइड कहते हैं 2 होते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं फ्रुक्टोज, है ना। फ्रुक्टोज ये क्या है? डाइसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, और ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो 3 से लेकर 10 तक वाले जो होते हैं उसको हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स में बोलते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो 10 से अधिक वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें 10 से अधिक यौगिक हैं, उसमें अकेले नहीं है, वो 10 से अधिक वाले। और 3 और 10 के बीच में होंगे, 3 से 10 के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओलिगोसेक्राइड। मतलब एक अगर एक शुगर के कंपाउंड है तो मोनो है, 2 है तो डाई है, 3 से लेकर 10 के बीच में अगर शुगर की संख्या है तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, और 10 से अधिक है तो उसको पॉलीसेक्राइड का नाम देते हैं। तो हमारा क्या है? 3 से लेकर
3 से लेकर 10 तक का, तो आंसर क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड्स होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि सुक्रोज का सूत्र क्या है। देखिए सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो बहुत ही आसान है। सुक्रोज का सूत्र वही है जो कि चीनी का सूत्र। तो आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि आप याद रखिएगा, ऐसे लिखेंगे सुक्रोज। अब देखिए रोज, रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब फूल। और आप नाम सुने होंगे कि गुलाब फूल जो होता है वो अपने मनपसंद लोगों को देते हैं, उसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड। सुक्रोज किसको, तो रोज किसको देते हैं, गर्लफ्रेंड को देते हैं। गर्ल्फ मतलब G और F। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोले कि ग्लूकोज, G4 ग्लूकोज, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं इसको, फ्रुक्टोज। ठीक है, इसका मतलब कि अगर सुक्रोज जो है, सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, सुक्रोज। और साथ में बनता है वाटर। क्या बनता है, वाटर। तो याद रखेंगे कि अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, सुक्रोज और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है ग्लूकोज का होता है C6H12O6, है ना, और इसका भी होता है C6H12O6। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, जोड़ दीजिए और इससे पानी हटा दीजिए तो 2 हाइड्रोजन 6, तो कार्बन तो खैर 12 ही होंगे, लेकिन हाइड्रोजन 12 दूनी 24 में 2 खत्म, तो कितना हुआ 22, और 1 ऑक्सीजन खत्म, 6 6 12 में 1 ऑक्सीजन मतलब वो 11, और यहाँ पे क्या हुआ H2O। तो ये सूत्र किसका हो गया, ये सूत्र हो गया आपका सुक्रोज का, C12H22O11। इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं, ये इसका हाइड्रोलाइसिस है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि ये समूह के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है। देखिए अमीनो अम्ल का जो सूत्र होता है ये हम लोग को अच्छे से पता है। एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखिए एमिनो अम्ल जो का जो सूत्र होता है वो होता है एसिड होता है इसमें। ठीक है, ये एसिड्स होता है और एसिड्स के बाद यहाँ पे होता है एमाइड। तो देखिए आपको यहाँ पे ये तो आपको मिल गया COOH मिल गया, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे जो है एमाइड जुड़ा हुआ है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एमाइड, ये वाला, इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमाइड। ठीक है, याद रहेगा एमाइड। और कार्बोजेलिक एसिड क्या है, ये कार्बोजेलिक एसिड बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही होगा आंसर। ये अल्कोहल का है ना, किसका है, ये अल्कोहल का है। ठीक, और ये किसका है, ये हम लोग जानते हैं, ये किसका है, कीटोन का है। किसका है, ये कीटोन का है। और ये किसका है, ये अल्डिहाइड का है। किसका है, अल्डिहाइड का है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एमाइड है, और ये क्या है, अल्कोहल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, ये लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल का जो बात है वो क्या है, तो हम लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, आप जानते हैं विटामिन सी का जो नाम है, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल ही तो बोलते हैं। एंजाइम्स है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल क्या है, विटामिन है ना। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड ही तो बोलते हैं उसको, तो क्या होगा, विटामिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है, विटामिन ए का क्या काम है। देखिए आँखों में जो है, हम लोग के आँख में रेटिना होता है ना, तो इसीलिए विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन ए का एक का नाम क्या है, रेटिनॉल भी है। क्या नाम है, रेटिनॉल। देखिए एस्कॉर्बिक अभी हम लोग पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन सी। ठीक है, टोकोफेरोल जो है उसको विटामिन ई को कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन ई। और थायमिन जो है विटामिन बी को कहा जाता है। देखिए विटामिन के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि विटामिन 2 प्रकार के, एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक क्या होते हैं, जल में घुलनशील। किस में घुलनशील होते हैं, जल में। देखिए एक जल में होंगे तो जल में घुलते हैं बी और सी, और वसा में घुलते हैं KE, D और A। याद रहेगा, वसा में कौन कौन से घुलते हैं, KE, DA। तो याद रखिएगा कीड़ा जो है, कीड़ा है ना, कीड़ा क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है, कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, KE, DA। तो वसा हो गया वो। ठीक है, और मुद्दे की चीज़ ये है कि हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये जो कीड़ा है ना, जो वसा में घुलता है, वसा से ऊर्जा कौन लेता है, तो वसा से ऊर्जा जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो वसा है उसमें 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा होता है, तो 1 ग्राम वसा में 9.41 है ना किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। किलो है ना कैलोरी जो है ऊर्जा होती है।
1 ग्राम वसा में, ठीक है, ये याद रखना है। और वसा से जो ऊर्जा लेती है हम लोग के शरीर में रोग रोधक है ना, रोग रोधक क्षमता जो हम लोग के शरीर में है ना, उसको जो ऊर्जा मिलता है जो हम लोग के शरीर को बचाता है, जैसे बी सेल और टी सेल आपने नाम सुने, और एक HIV वाला जो होता है, HIV वाला सेल जो कि मदद करता है टी सेल का, है ना, उसका नाम है CD4 सेल, है ना, CD4 सेल, है ना। तो ये जो सेल होता है, ये सब सेल जो होता है, ये जितने भी सेल है जो आपके बॉडी को रक्षा करता है बीमारियों से, वो ऊर्जा कहाँ से लेता है, वसा से लेता है। चलिए ये तो हम लोग समझ गए, और थोड़ा सा इसमें और समझते हैं। अब मुद्दे की चीज़ क्या है कि जो हम लोग का शरीर का आंत होता है ना, आंत, तो आंतों में क्या होता है इसको समझिए। जो हमारे आंत है ना, जो हमारे क्या है आंत, तो आंतों में होता है वसा। क्या होता है इसमें, वसा होता है। तो ये जो वसा होते हैं, वही वसा के अंदर ये विटामिन के, ई और डी होते हैं। देखिए विटामिन के का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। जैसे आपको खून का थक्का बनना, तो जो खून जो थक्का बनता है ना, खून क्या बनता है, थक्का बनता है, तो उसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा काम है, ठीक। और आपको पता है कि जैसे हम लोग का जनन क्षमता है, तो जो बच्चों को जन्म देने की क्षमता, तो वो जनन क्षमता विटामिन ए जो है शरीर में तैयार करता है। इसका काम क्या नाम है, जनन क्षमता का काम है इसका। डी का क्या काम है, तो इसका काम होता है हड्डी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, हड्डी से। हड्डी मतलब कैल्शियम से जुड़ा हुआ है इसका काम, कैल्शियम से। और इसका काम क्या है, इसका काम ए मतलब आयरन, लोहा का काम है इसका। हम लोग के शरीर में रक्त जो है कमी को होने नहीं देता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन की मात्रा को बना के रखता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना और इसको समझना है। सबसे मुख्य चीज़ ये है ना कि हम लोग के शरीर में जो वसा है वो तो रहता तो है, और एक चीज़ जान लीजिए, एक 2 है के और डी, ये हमारे शरीर में तैयार होता है। विटामिन के लीवर के द्वारा ये सब बनता है, ठीक है, और ये हमारे आंत में होता है। एक चीज़ हम लोग भी जानते हैं कि हमारे जो शरीर है ना, हमारे स्किन के नीचे जो हमारे जो स्किन है ना, मेनली तो 3 लेयर्स होते हैं स्किन के। कितने दिन होते हैं, 3। तो सबसे जो है पहले एपिडर्मी हो गया, और ये डर्मी हो गया, और अंत में क्या हो गया, इंडोडर्मी हो गया, है ना। तो ये जो सबसे अंदर वाला जो स्किन का लेयर होता है उसमें वसा होता है, और इसी वसा में है ना, जब सबसे पहले कि डर्मी, डर्मी के नीचे सबसे पहले एपिडर्मी, एपिडर्मी के बाद डर्मी, और सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, हाइपोडर्मी, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडोडर्मी। इसी में वसा होता है, और इसी वसा में जो है विटामिन डी होता है। क्या होता है, विटामिन डी। तो जब इधर से सूर्य प्रकाश आता है ना, सूर्य की किरणें आती है, तो सूर्य की किरणें आने के बाद ये विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम है ना, जितने भी कैल्शियम होते हैं उसको वो खींचना शुरू कर देता है, सोखना शुरू कर देता है, जिसके कारण आंत में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और हड्डियों को मजबूती मिलता है, ज़रूरत होता है तो वो देते हैं। तो इसको ध्यान में हम लोग को रखना है। डी और के, ये आपके खून को थक्का बनाता है, ये हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन ई क्या करता है, जनन क्षमता के लिए है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो मुख्य चीज़ क्या है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो जैसे पत्तियां हरे हरे हैं ना, पत्ते हरे हरे होते हैं, तो जो पत्तियां जो हरे हरे होते हैं ना, पत्ते जो हरे हरे होते हैं, तो पत्ते हरे हरे क्यों होते हैं भाई, तो क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। क्या उसमें होता है, मैग्नीशियम। तो ये जो हरे हरे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, मैग्नीशियम के कारण होते हैं। मैग्नीशियम के बारे में आपको पता होगा कि वेल्डिंग जो होता है, जो वेल्डिंग होता है, जो वेल्डिंग का जो छड़ होता है वो भी किसका होता है, मैग्नीशियम का ही होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में भी क्या होता है, मैग्नीशियम ही होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो पटाखा फूटता है और जो हरे हरा जलता है पटाखा फूटने के बाद, उसमें भी मैग्नीशियम ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, इसको हम लोग को याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। उसके बाद क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का मतलब ही है कि वहाँ से पानी निकल रहा है। विटामिन B12 में क्या होता है, तो कोबाल्ट होता है। क्या होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, जो हम लोग को पता है। अब आगे चलते हैं। देखिए मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है। देखिए मानव शरीर जो होता है, जो मुख्य चीज़ है कि विटामिन जो है मानव शरीर में अधिकांश नहीं बनते हैं। बनते हैं, हमने भी बोला कि के है और डी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बी बन रहे हैं और सी बन रहे हैं। बी और सी क्या होता है, पानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। हम लोग पेशाब करते हैं ना, बाथरूम करते हैं, पसीना से। आपको बोलेगा आपके पसीना से कौन सा विटामिन निकल रहा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी निकल रहा है, ठीक है।
हम अगर थूक फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा थूक फेंक दिए, इसका मतलब विटामिन बी और विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप सुने होंगे कि आपका होंठ सूख रहा है या फिर मुंह सूख रहा है, सुने हैं आप? तो जब आप मुंह सूखता है तो क्या होता है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, आप थूक बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब जब पानी की कमी हो रही है तो कौन सी विटामिन की कमी होगी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका मतलब पानी में यही तो होता है, और ये आपके शरीर से बाहर निकल चुका है, तो इसको हम लोग को दवा खा के इसको पूरा करना पड़ता है। और जैसे ही विटामिन बी और विटामिन सी लेंगे, आपका जो होंठ फट रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, जीभ में फट रहा है या फिर अल्सर हो गया है, वो सब ठीक हो जाएगा। चेहरा में लाइटिंग नहीं है, स्किन में ग्लो नहीं कर रहा है, तो सारा काम क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी। एक मुद्दे की चीज़ क्या है कि जब भी विटामिन बी और विटामिन सी की बात करें तो ये नहीं कि सादा पानी में मिलेगा, ये जब भी मिलेगा ये फलों में मिलता है। किस में मिलता है, फलों में। आपको फल लेना पड़ेगा, ये नहीं कि हम केवल पानी पिए, तो पानी पीने से ये नहीं आएगा, आपको फल खाने पड़ेंगे। फ्रूट्स में होता है ये, समझ गए, किस में होता है ये, फ्रूट्स में होता है। तो खाली पानी पीने से भी नहीं होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। किससे किससे बनते हैं, तो ये फॉस्फेट से बनते हैं, है ना। किससे बनते हैं, ये फॉस्फेट से बनते हैं। और क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बेस होते हैं इसमें। क्या होते हैं, नाइट्रोजन के बेस होते हैं। और क्या होते हैं इसमें, और क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, नाइट्रोजन के बेस होते हैं, और पेंटोस शुगर होते हैं। कितने शुगर होते हैं इसमें, 5 कार्बन वाले, C1 C2 C3 C4 और C5 वाले 5 कार्बन वाले क्या होते हैं, शुगर होते हैं, नाइट्रोजन के बेस और फॉस्फेट होते हैं। विटामिन के बारे में हमने भी पढ़ा कि 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक क्षार में घुलते हैं, सॉरी एक जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। बी और सी जल, KEDA वसा में बोलते हैं। तो ये हम लोग जान गए। और हार्मोन के बारे में हम लोग को पता ही है कि हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी में, एक तरह का मैसेंजर का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको पता ही है। चलिए ठीक है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके भोजन का पाचन करते हैं ये। चलिए, तो अब क्या है, विटामिन सी। देखिए विटामिन सी के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, है ना। विटामिन सी कहाँ पे होता है, तो विटामिन सी जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। और ये कहाँ पे होते हैं, खट्टे फलों में। कहाँ पे, तो ये खट्टे फले होते हैं। निकोटिनिक अम्ल कहाँ पे होता है, निकोटिनिक अम्ल, आपको पता है निकोटीन होता है। किसमें निकोटीन होता है, चाय, है ना। नाम हम लोग सुन चुके हैं। टर्टरिक अम्ल किसमें होता है, अम्ली में। किसमें होता है, इमली में। किसमें होता है, ये इमली में। तो ये हो जाएगा इमली में होता है ना, ये इमली में होगा। ये कितने होता है, खट्टे फलों में होगा, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, निकोटीन चाय में। और ये किस में होंगे, स्कोरिक अम्ल विटामिन सी। तो कौन आंसर हो जाएगा, स्कोरिक अम्ल क्या होगा, विटामिन सी, उसी का नाम है, रासायनिक नाम। चलिए, अब क्या निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित, सिंपल है, अभी हम लोग पढ़े थे विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन सी का मेन काम क्या है, देखिए विटामिन सी क्या होता है कि लोहा के सोखने का ताकत बढ़ा देता है। लोहा का जो सोखने का ताकत है ना, शरीर में बढ़ जाता है। अगर आप खट्टे फल खाएंगे तो आपके शरीर में अपने आप हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए खट्टे फल हम लोग को खाना चाहिए, इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक डायरेक्ट चीज़ लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब लोहा ज़्यादा है। लोहा ज़्यादा है तो लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है, आयरन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनते हैं, आयरन के ऑक्साइड। और आयरन का ऑक्साइड बना के ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हम लोग को पता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, हरे जो होते हैं और हरे पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल में, और हरा होने का मतलब ये है वहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना। और सूर्य प्रकाश में पौधे भोजन बनाते हैं और उसका कारण है वो कि क्लोरोफिल, ठीक है। मुद्दे का चीज़ है कि गन्ने की चीनी के जल अवघटन से कौन सा होता है। देखिए गन्ने की चीनी की बात करें तो गन्ने की चीनी में होता है सुक्रोज। क्या होता है इसमें, सुक्रोज। गन्ने की चीनी में क्या होता है, सुक्रोज। तो हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जब टूटता है ना, सुक्रोज को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा इससे, तो सुक्रोज अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, उसमें करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। याद रखेंगे, हम अभी पढ़े थे GF वाला, है ना, कि रोज किसको देते हैं हम लोग, गर्लफ्रेंड को। तो याद रखेंगे ग्लूकोज और क्या होगा, फ्रुक्टोज। तो आंसर क्या होगा इसका, C होगा, ठीक है। तो अगर एक चीज़ और है, गन्ने का चीनी का मतलब, गन्ने का चीनी का मतलब सीधा बात है, गन्ने का चीनी किसका नाम है, गन्ने का चीनी का मतलब ये होता है सुक्रोज। क्या होता है,
देखिए डाइसेकेराइड की बात करें कि निम्नलिखित में से डाइसेकेराइड किस में है। देखिए दूध की बात करें तो दूध में हम लोग जानते हैं कि दूध में क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज। क्या होता है, दूध में लैक्टोज होता है। और सुक्रोज की तो बात करो, गन्ना, गन्ना में क्या होता है, गन्ना में केतारी में सुक्रोज होता है। ठीक है, माल्टोज किससे बनता है, तो माल्टोज याद रखेंगे, है ना, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज करेंगे तब क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, माल्टोज। ठीक है, क्या बनता है, माल्टोज बनता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील, देखिए हमने तो अभी बता दिया जल में घुलनशील का मतलब ये विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि इसी के तो हम लोग दवाई लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी और विटामिन सी का दवा होता है तो क्या होगा, बी और सी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है, हम लोग को पता है कि इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय से दो प्रकार के निकलते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। देखिए अल्फा सेल और बीटा सेल का जो बात है इसको समझना है। अल्फा सेल जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज की मात्रा को, है ना, कि आपके शरीर में कितना ग्लूकोज आएगा, तो पता है कितना ऊर्जा चाहिए, खून में कितना ग्लूकोज जाना है, ये अल्फा सेल डिसाइड करता है। और जो बीटा सेल होता है ना, वो क्या डिसाइड करता है, तो इसको हम लोग को समझना है। बीटा सेल क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि आपके बॉडी में ग्लूकोज है ना, तो आप तो खाना खाएं तो आपको बना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ये जो बीटा सेल होता है ना, ये क्या करता है, अगर आप यूज नहीं करोगे, है ना, अगर यूज नहीं करोगे तो इसको क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देगा। किसमें बदल देगा, ये ग्लाइकोजेन में बदल देगा। ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, ये ग्लाइकोजेन में बदल देगा, अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो ये हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है, बीटा सेल। कौन बदलता है, बीटा सेल। और ये क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अल्फा सेल का क्या काम है, खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब कितना ग्लूकोज चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो अल्फा सेल डिसाइड करता है। और ये दोनों कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और यदि आपका इंसुलिन गड़बड़ हो गया, अगर आपका इंसुलिन जो है वो गड़बड़ हो गया, मतलब अनियंत्रित हो गया, तो आपको एक बीमारी होता है जिसका नाम है मधुमेह। क्या नाम है उसका, नाम मधुमेह। ऐसे हम लोग उसको शुगर करके रूप में बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके ये होता रहता है। ठीक है, मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, एक तरह का सिम्टम है। अगर हम लोग जैसे कि बुखार होना है ना, एक सिम्टम है, खांसी सिम्टम है, शरीर का नोचाना, इचिंग होना, वो सब सिम्टम है। तो अगर मधुमेह है तो चिंता की बात नहीं है। अगर हम कंट्रोल करें, योग करें, है ना, शरीर को सही समय पर हम जगें, खाना खाएं तो ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत इसमें चिंता की बात नहीं। थॉराइड के बारे में आपको पता है कि थॉराइड जो होते हैं, पैराथॉराइड होते हैं, थॉराइड होता है, T3 होता है, T4 होता है। और ये हमारे लिए बॉडी का ग्रोथ हार्मोन हम लोग समझ सकते हैं इसको, है ना, ये आपके बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन होता है। हाँ, और आपका जो कैल्शियम है उसको ये बैलेंस करता है, प्रेशर को बैलेंस करता है, जो बीपी है बॉडी का इसको बैलेंस करता है। अधिविक किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अधिविक ग्रंथि जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कोर्टिसोल हार्मोन। तो यहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, कोर्टिसोल हार्मोन। तो कोर्टिसोल होता है ना, वो स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब चिंता होता है, चिंता के समय जो निकलता है, डर के समय जो निकलता है, वो अधिवृक्क से ही निकलता है। ठीक है, और अधिवृक्क जो है मतलब किडनी, है ना, अधिवृक्क मतलब किडनी। ठीक है, और यहीं पे जो होता है एड्रीनल नाम का यहाँ पे जो है ग्रंथि होता है, वहीं से ये स्रावित होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा होगा, तो देखिए विटामिन ई का मतलब ही है, विटामिन ई मतलब जनन। विटामिन ई मतलब क्या होता है, जनन। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो जनन क्षमता नष्ट हो जाएगी और बांझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। तो जनन क्षमता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। स्कर्वी का मतलब है विटामिन सी से बेरी बेरी का मतलब बी फॉर बी, बेरी बेरी बी। तो क्या होगा यहाँ पे, विटामिन बी क्या होगा, इसमें क्या होगा, विटामिन बी। एक्चुअली क्या होता है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विटामिन बी करके नहीं होता है, विटामिन है ना, हम लोग को बी कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, बी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा विटामिन बी होता ही नहीं है, विटामिन बी नहीं होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे B1 B2 B3, है ना, इस तरह से होता है। तो विटामिन बी लिखना गलत है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखना होगा, तो ये होगा बेरी बेरी। ठीक है, स्कर्वी का क्या होता है, विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी। जनन क्षमता तो विटामिन ई का होगा। ठीक है, इसको याद रखें। सीम जो होता है, सीम में बहुत अधिक विटामिन ई होता है।
ठीक है, सीम का सब्जी जो हम लोग खाते हैं, सीम। चलिए, अब ये विटामिन जो खून के स्कंदित, स्कंदित का मतलब होता है जमना, है ना, खून को थक्का, तो खून को थक्का बनाता है विटामिन के, और ये लीवर से निकलता है। कहाँ पे है? लीवर अपना जो है बनाता है इसको, ठीक है, याद हम लोग को याद रखेगा। तो फाइब्रोनोजेन जो होता है ना, फाइब्रोनोजेन वो जहाँ पे थक्का होता है, अगर कटता है तो वहीं पे जाके जमा हो जाता है, और उसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का ही परत जमता है, तब खून जो है बंद होता है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब जो मुख्य चीज है, प्रोटीन के हेलिक्स संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होते हैं? प्रोटीन के जो हेलिक्स संरचना होते हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा स्थायी होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा स्थायी होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज, देखिए कीटोहेक्सोज जो होता है वो है सुक्रोज। कौन है वो? सुक्रोज। तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान रखते हैं। अब जो विटामिन B12 जो है उपस्थित है, तो विटामिन B12 जो है उपस्थित है में उपस्थित है, वो कौन है? वो कोबाल्ट। कौन है वो? कोबाल्ट, ठीक है। तो आंसर कौन है? क्या होगा उसका? कोबाल्ट। और मैग्नीशियम किस में होता है? तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि क्लोरोफिल में होता है। लोहा किस में होता है? हेमोग्लोबिन में होता है। निकल की बात करें तो निकल जो होता है वो चॉकलेट में होता है। किस में होता है? चॉकलेट, है ना। हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं ना, वो चॉकलेट में निकेल होता है। क्यों होता है निकेल? क्योंकि घी बनाने में, है ना, घी बनता है ना, तो घी बनाने में, वसा बनाने में, है ना, दो असंतृप्त कार्बन होता है, असंतृप्त अल्कीन, है ना। अब अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ पे हम निकेल दे दें, तो ये हाइड्रोजन जुड़ के अल्कीन क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्केन। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अल्काइन दे दें, है ना, अल्काइन, अब यहाँ पे हम क्या करें? हाइड्रोजन दे दें और फिर यहाँ पे निकेल दे दें, तो ये जो अल्काइन है ये क्या बन जाएगा? YN है ना, तो अब ये अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है, और हाइड्रोजन को जोड़ने में निकेल का यूज होता है। मतलब ये योगज अभिक्रिया का उत्प्रेरक है। कौन अभिक्रिया का? योगज अभिक्रिया का उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है या फिर घटाता है। देखिए, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? देखिए, वसा और तेल तो दूध में भी है, मक्खन में भी है और पनीर में भी है। आपको पता है दूध में कौन सा एसिड होता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक, है ना, लैक्टिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड होता है। कौन होता है? ब्यूट्रिक, है ना, ब्यूट्रिक अम्ल, है ना। इसमें क्या होता है? ब्यूट्रिक अम्ल। और इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। याद रखेंगे, बटर, इसलिए इसका नाम क्या है? मक्खन का इंग्लिश में बटर। बटर से हुआ ब्यूट्रिक, है ना। दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं इसको। पनीर के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसमें? क्या होगा? वसा और तेल का स्रोत क्या है? तो इसमें आंसर तो सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है जल में विलय विटामिन है। देखिए, जल में जो विटामिन है हम लोग जानते हैं B और C जो है विटामिन है। तो आंसर कौन होगा इसमें? B नंबर ये होगा। और ये सभी किसमें है? वसा में। किसमें है? सभी वसा में। तो ये हम लोग को याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चल, अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो प्रश्न है इसमें लिखा है प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित होता है। देखिए, प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित होता है, तो सिंपल सा चीज है कि यूरासिल जो है, जो यूरासिल है ना, वो यूरासिल जो है, यूरासिल वो DNA में होता नहीं है। DNA में होता नहीं है, तो कौन होगा आंसर का? यूरासिल होगा। सिंपल सी चीज क्या है कि प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित है, तो सिंपल है कि एक चीज और है, प्यूरिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यूरिन। अब प्यूरिन तो दो ही होता है, AG। क्या होता है? AG। और ये दोनों में होता है, दरअसल DNA में भी होता है और RNA में भी होता है। तो आप पूछ रहे हो प्यूरिन, केवल आप पूछते हैं RNA वाली, तब तो यूरासिल मार देते, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? प्यूरिन। तो यहाँ क्या होगा? एडिनिन है तो गुआनिन। अब देखिए, एडिनिन है इसमें? नहीं है, लेकिन गुआनिन है, तो आंसर क्या होगा इसका? गुआनिन होगा। कौन होगा? गुआनिन। चलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे। अब है निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है? देखिए, डाइसेक्राइड कौन है? तो हम लोग अच्छे से अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुक्रोज के बारे में। क्या पढ़े हम लोग? सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड है। किससे किसके बन के बना है? ये पढ़ा है ग्लूकोज और क्या बना है? फ्रुक्टोज। किससे मिलके बना है? फ्रुक्टोज। और इसी से मिलके क्या बना हुआ है? ये सुक्रोज बना है। क्योंकि ग्लूकोज और अगर फ्रुक्टोज को मिलाते हैं, ये एरो देंगे तो बनेगा सुक्रोज प्लस वाटर। क्या बनेगा? वाटर। और यही क्या है? डाइसेक्राइड है। ये दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड। तो ये आंसर हो जाएगा सुक्रोज।
ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहता है। देखिए पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण जो होते हैं वो साबुन होते हैं, क्या होते हैं, साबुन। और साबुन मतलब C17H35 होता है ना, COO माइनस है ना, Na प्लस कर दें या फिर हम यहाँ पे इसकी जगह K प्लस भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये सोडियम पामीटेट है ना यार, पोटेशियम पामीटेट का सूत्र होता है और ये होते हैं साबुन। क्या होते हैं, साबुन। तो आंसर कौन होगा इसका, साबुन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो है ये है नहीं। तो उम्मीद है कि हम लोग जितने भी सवाल अभी देखे आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको हम लोगों को याद रखना है और इसको हम लोग को जो है समझना है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए जरूरी है, परीक्षा के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। याद रखिएगा कि प्यूरिन वाली जो चीज़ है एजी मतलब एडिनिन और गुआनिन, इसको ध्यान रखना है। ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्यूरिन है। तो याद रखना, प्यार में एजी एजी बहुत बोलते हैं पति पत्नी को, एडिनिन और गुआनिन। और एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि पिरिमिडिन कौन है, तो कट COT कट 3 गो है पिरिमिडिन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लाभ होगा। इसको आप देखिए और जुड़े रहिए पॉलिटिकल साइंस क्लास से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।